अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद यूसुफ़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर ट्यूटर। और मैं आपको बहुत दिल से इस्तकबाल करता हूं। जैसा कि मैं अपनी पहली वीडियो में आपको सभी लोगों को बता चुका हूं बहुत अच्छे से कि ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। तो मेरा पिछला वीडियो आप जाके देखें, मेरे ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग को मैंने कैसे डिस्क्राइब किया। आप मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और आज मैं आपको अपनी इस क्लास में बताने वाला हूँ एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, दोस्तों देखिए, जब हम कोई बिज़नेस शुरू करते हैं तो हमेशा की तरह मैं बताऊँगा कि हमारा कोई मकसद होता है उसको शुरू करने का। हमारा क्या मकसद है बिज़नेस को शुरू करने का कि प्रॉफिट कमाए, कंपनी आगे बढ़े, ग्रोथ हो। तो उन सब चीज़ों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हमें स्टार्ट करनी पड़ती हैं, जिसमें से अकाउंटिंग एक ऐसी चीज़ है जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अंदर क्या है कि जब हम अपने बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो हमारा एक रिकॉर्डिंग शुरू होता है अकाउंट्स का। तो जो हमारे फाइनेंशियल जो भी मनी से रिलेटेड हमारे ट्रांजैक्शंस हैं, हम उनको रिकॉर्ड करते हैं अपनी सहूलियत के लिए। अपनी सहूलियत बहुत सारी चीज़ें हैं, उसी के बारे में आज बताऊंगा कि अकाउंटिंग हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस कदर मुफीद है, किस कदर बेनिफिशियल, कितने बेनिफिट्स हैं इसके। तो आइए मैं बताता हूँ कि करके पॉइंट को डिस्क्राइब करूँगा आपके सामने। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस का मतलब है कि जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है इन एनी फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? अप्रैल से, 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है। ये डिफरेंट है, कैलेंडर ईयर से बिल्कुल डिफरेंट होता है। मैं आपको बता दूं, इंग्लिश कैलेंडर ईयर जनवरी से स्टार्ट होता है, 2 दिसंबर पर क्लोज होता है, बट फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा और ये आगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आती रहेंगी चीज़ें। अब ये अकाउंटिंग आपकी शुरू हो ही गई है, तो अभी तो स्टार्टअप था। तो ये फाइनेंशियल ईयर का आज मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल टू 31 मार्च पर क्लोज होता है। तो जो हमारी बुक्स स्टार्ट हुई फाइनेंशियल ईयर, एक ईयर एंड पे हमें एक पोजीशन देखनी होती है अपने बिज़नेस की। हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अप्रैल से 31 मार्च तक की, तो अब हमें क्या देखना है कि हमारा बिज़नेस कैसी ग्रोथ कर रहा है, कितनी इसकी टर्नओवर हो रही है, कितना इसका परचेज़ है, कितने इसके एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, सैलरी है, स्टाफ वेलफेयर है, एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की लिस्ट अलग होती है, डायरेक्ट की अलग होती है, स्टॉक अलग मेंशन हो रहा है, क्लोजिंग स्टॉक की फिगर अलग आ रही है। इसी तरह से बैलेंस शीट में हमें देखने को मिलता है क्या एसेट्स की पोजीशन है, कितना डेप्रिसिएशन लग के एसेट्स हमारी वैल्यू दिखा रहा है, कैपिटल कितना है, लायबिलिटीज़ कितनी है, इन्वेस्टमेंट्स में क्या क्या हमारी कंपनी की इन्वेस्टमेंट्स हैं, शेयर कैपिटल की क्या पोजीशन है, कैश मेरा क्या पोजीशन दिखा रहा है, मेरा बैंक रिकॉर्ड ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है। तो यही बहुत सारी चीज़ें हैं स्टूडेंट्स के जिनको हम अकाउंट्स की मदद से देख पाते हैं। और इसके बिना अगर आप सोचें कि आपको यही नहीं पता होगा कि मेरी टर्नओवर कितनी है, भाई एकदम से तो नहीं पता चल पाएगा। वैसे ही आप अपनी टोटलिंग करके देख लेंगे, सब चीज़ों को टोटल करके देखेंगे या एक्सेल पे बनाते होंगे, व्हाटएवर, अपनी अपनी सहूलत के हिसाब से, अपनी सलाहियत के हिसाब से सब लोग इस चीज़ को रिकॉर्ड तो करते हैं। बट एक प्रॉपर वे में अकाउंटिंग को मेंटेन करना एक डिफरेंट एक प्रोसेस है जो कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन आपको समझाती है। अकाउंटिंग एक पर्टिकुलर वे में पूरा प्रोसेस चल रहा है। जो लोग अकाउंटेंट नहीं हैं, जो लोग कॉमर्स के नहीं हैं, आर्ट से पढ़े हुए हैं, तो उनको तो नहीं पता ना, ज़्यादातर मोस्टली दे डोंट नो अबाउट दिस प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। नहीं जानते वो लोग कि क्या है अकाउंटिंग, कहते हैं। वो तो अपनी अपनी सलाहियत के हिसाब से अपने एक्सेल को मेंटेन करते हैं कि मेरी सेल्स इतनी हो रही है, भाई बिल वाइज एक्सेल में मेंटेन कर लिया। किसी को एक्सेल भी चलाना नहीं आता, वो अपना बाय हैंड कहीं ना कहीं नोटिंग करता है। लेकिन अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि अकाउंट्स हमारे सारे फाइनेंशियल पोजीशन को दिखा देते हैं। कैसे दिखा देते हैं? तो यही इसकी एडवांटेज है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस, सब कुछ पता चल जाएगा आपको।
सेल्स की पोजीशन का पता चल रहा है, भाई सैलरी कितना जा रहा है एम्प्लॉयज़ को, किस डेट में क्या एक्सपेंस बुक किया था। बैंक रिको मेरा बता रहा है कि एक मंथ में, एक पर्टिकुलर ईयर में कितने हमारी पेमेंट्स हुई हैं, कितने हमारे कैश विड्रॉ हुए हैं, कितने हमने कैश डिपॉजिट कराए हैं, कितना हमने चेक रिसीव किए हैं, कितना मेरा अनरिकनसाइल्ड ट्रांजैक्शन है। अनरिकनसाइल्ड ट्रांजैक्शन वो होते हैं जो हमने चेक डाले बैंक में बट क्लियर नहीं हुए, हमने पार्टी को चेक दिए बट उन्होंने नहीं डाले, उनकी बहुत सारी रीजंस हैं। तो ये टॉपिक सारे आगे आएंगे। बैंक रिकन्सिलेशन का बाकायदा एक टॉपिक होता है, उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा। वैसे ऐसे ही कैश की पोजीशन है, मेरे पेटी कैश में क्या पोजीशन है, मैंने कितना मंथ एंड पे कितना विड्रॉ किया था, मेरा कितना एक्सपेंसेस हुआ थ्रू आर पेटी कैश। ठीक है, मेरी कंपनी में ड्राइंग्स कितनी हो गई हैं, अगर प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप है इनके, लेकिन कंपनी में तो ड्राइंग्स होती ही नहीं है। खैर, तो ये है स्टूडेंट्स बिजनेस अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस। सेकेंड पॉइंट इज़ असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। मैं आपको पिछली क्लासेस में भी जैसे कि बता चुका हूँ कि एक मैनेजमेंट जो काम करता है वो टोटली डिपेंड करता है फाइनेंशियल पोजीशन पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, कॉस्ट स्टेटमेंट्स पे। 3 तरह की हमारी अकाउंटिंग है। मेरी वीडियो में आप पिछली वीडियोस को अगर जाके देखेंगे तो मैंने वहाँ पे पर्टिकुलर एक टॉपिक को डिटेल में बताया था कि कितने टाइप्स हैं अकाउंटिंग के, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग पर डिपेंड करता है। तो अगर मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मेरी कॉस्ट स्टेटमेंट्स अगर कम्प्लीटली प्रीपेयर्ड हैं तो ये मैनेजमेंट को बहुत हेल्प करती हैं आगे की स्ट्रेटजीज़ को, पॉलिसीज़ को बनाने में, मार्केट का सर्वे करने में, स्टॉक की पोजीशन देखने में, और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसको एनालाइज करता है मैनेजमेंट, उसको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो ये असिस्टेंस टू मैनेजमेंट का मतलब यही है कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेस पे रेशोज़ को एनालिसिस किया जाता है। प्रॉफिटेबिलिटीज़ रेशो है, लिक्विडिटी रेशोज़ हैं, स्टॉक टर्नओवर है, बहुत सारे रेशोज़ हैं, उनको एनालाइज करती है कि कंपनी का टर्नओवर किस, स्टॉक टर्नओवर है, अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है, नेट प्रॉफिट रेशो है। तो इन सब को देखा जाता है, एनालाइज किया जाता है, फंड फ्लो बनाया जाता है इन्हीं अकाउंट्स की बेस पे। अगर ये अकाउंट ही ठीक से मेंटेन नहीं होंगे तो मैनेजमेंट ये सारी चीज़ें नहीं कर पाएगा। तो मैनेजमेंट के लिए अकाउंट्स का बहुत बड़ा अहम रोल है। मैनेजमेंट अपना काम करने में बहुत महारत से कामयाब होते हैं अगर अच्छे अकाउंट्स तैयार हों। अगर अकाउंट्स में ही प्रॉब्लम्स होंगी, क्लासिफिकेशन अच्छी नहीं हुई होगी, रिकॉर्डिंग्स में गड़बड़ होगी, बैलेंसेस डिफ़र कर रहे होंगे, बैंक रिकन्सिलेशन अच्छे से नहीं बना होगा, पैटी कैश नेगेटिव आ रहा होगा, तो वो खुद परेशान हो जाएंगे कि इसको कैसे करें। भाई कैश की पोजीशन अगर उन्हें अच्छे से देखनी है तो हमारे फंड फ्लोज ठीक होने चाहिए, बैंक ठीक से अपडेट होने चाहिए, तभी तो उनके क्लोजिंग बैलेंसेस मैच होंगे वहाँ पे जाके। तो इसलिए अकाउंटिंग का मैनेजमेंट के लिए बहुत अहम रोल है। इसी तरह मैं थर्ड पॉइंट को स्टार्ट कर रहा हूँ, रिप्लेसेस मेमोरी। आज हमने कोई परचेज़ करी, 2020 चल रहा है, मैंने कोई परचेज़ करी, उसकी मैंने बिल लेकर आया, मैंने पेमेंट करी अपने बैंक के थ्रू और अपने अकाउंटेंट को लाके दे दिया। अब मेरा अकाउंटेंट उस बिल को रिसीव करता है मुझसे, उसका चेक बनाता है, मुझे दे देता है, मैं दे आता हूँ, वो अपने बैंक में डाल लेता है। फिर इसकी अकाउंटिंग में एंट्री हो गई जो मेरे अकाउंटेंट ने कर दी, जिसे हम कहते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग अकाउंटेंट ने कर दी, एंट्री कर दी परचेज़ की, खर्चा बुक कर लिया, एंट्री कर दी चेक पेमेंट की। अब वो मेरा रिकॉर्ड हो गया मेरे अकाउंट्स में, मेरी अकाउंट्स बुक में बुक हो गया। अब अगर 3 साल बाद मुझसे वही जिसने मुझे वो परचेज़ का बिल दिया था, जो सेलर है जिससे मैं परचेज़ का इनवॉइस लेकर आया था, जिसे मैंने पेमेंट करी है, अब अगर वो मुझसे ये पूछने लगता है, सर क्या आप मुझे बता देंगे जो मैंने आपको वो वाला बिल दिया था, वो वाला, तो उसका इनवॉइस नंबर क्या था? भाई मैं कोई कंप्यूटर थोड़ी हूँ कि मेरे दिमाग में वो फीडेड है कि कौन सा इनवॉइस नंबर है, कौन सा वो चेक नंबर था। तो अब मुझे क्या ज़रूरत महसूस होगी कि यार मैंने कहाँ रिकॉर्ड किया होगा? भाई मुझे मेरे अकाउंट्स याद आएंगे, मैं अपने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाऊँगा, मैं अपने अकाउंटेंट से पूछूंगा, सर वो वाला एक बिल था, ज़रा देखना इसके लेजर। तो लेजर खोलेगा अकाउंट्स में जाके कि ये ढूंढेगा उस बिल को कि मेरे इसमें ये लेजर में ये इनवॉइस शो हो रहा है, ये इनवॉइस नंबर है जी, ये चेक पेमेंट करा हमने से। तो क्या हुआ कि मेरी जो मेमोरी है वो तो इतना काम नहीं करेगी, लेकिन ये जो मेरे अकाउंट्स हैं ये मुझे कैसे हेल्प कर रहे हैं? एक मेमोरी के थ्रू, मेमोरी रिप्लेस कर रहे हैं।
अकाउंट्स बनाना इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर मैं 2 साल बाद 3 साल बाद भी अगर किसी चीज़ को जाके देखना चाहता हूँ तो बहुत ही कामयाबी और आसानी से मैं उस चीज़ को पा लेता हूँ। फोर्थ पॉइंट इज़ फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। 2020 में मैंने कोई बैलेंस शीट तैयार की, मैंने अपना ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अपना पूरा ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के उसमें से एक्सपेंसेस को लेस करके नेट प्रॉफिट निकाल लिया अपना। फिर मेरा ये नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में चला गया, पूरी बैलेंस शीट प्रिपेयर हो गई। अब मेरे सामने मेरा पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट सामने आ चुका है कि मेरा क्या प्रॉफिट है, क्या मेरी एसेट्स हैं, क्या मेरा कैश है, क्या मेरे बैंक के बैलेंसेस आ रहे हैं, ठीक है, और क्या क्या मैंने एक्सपेंसेस किए, बिज़नेस प्रमोशन पे कितना लगाया, कितना स्टाफ वेलफेयर पे लगाया, कितना मेरा स्टॉक था, कितना मैंने जीपी रेशियो अपना सेट किया था, कितना मैंने एनपी रेशियो अपना सेट किया था, ठीक है, कितनी मेरी टैक्स लायबिलिटीज़ बनी। तो अब ये सारी चीज़ें मेरे सामने आ गई। अब मुझे देखना है कि मैंने इस साल जो चीज़ें, जो पोजीशंस देखी है, मेरी जो भी आउटपुट निकल के आई है, अब मुझे अगले सालों में पहुंच गया, अगले सालों में अब मुझे कंपेयर करना है कि मेरा मैं 2020 की बात करूंगा यहाँ पे। 2020 मेरा फाइनल हो गया बैलेंस शीट, मेरा 31 मई 2020 को जो बैलेंस शीट है, अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मेरा एज़ कम्पेयर टू लास्ट प्रीसीडिंग ईयर्स मेरा पोजीशन क्या था। तो मैं इसको कंपेयर करूँगा अगर 2019 से, मैं देख रहा हूँ मेरा 2019 में 10 लाख का सेल था, 2020 में 20,50,000 का हो गया। मेरा जीपी रेशो यार 2019 में तो मेरा 12% था, अब ये 2020 में मेरा ये 15% दिखा रहा हूँ मैं। अच्छा, सेल बढ़ी है, इस वजह से मैंने एनपी रेशो ज़्यादा दिखा दिया, ठीक है। अब ऐसे ही मैं नीचे आया, मैंने देखा यार मेरा जीपी रेशो तो मेरा इस बार 9% है, अच्छा इस बार मैंने 12 दिखाया, अच्छा मेरा सेल ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये सारी जो एनालाइज मैंने की है वो किस बिना पे की है, अपनी अकाउंट्स की बिना पे की है। मेरे अकाउंट्स की बेस है जो मुझे इस लायक बना रही है कि मैं अपनी कंपेयर कर पा रहा हूँ। अगर मेरे अकाउंट्स ही नहीं होंगे तो फिर मैं ये चीज़ें कैसे कंपेयर करूँगा, इम्पॉसिबल। तो ये इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना अकाउंटिंग का काम है। अगर हमारे अकाउंट्स प्रॉपर तरीके से मेंटेन है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कंपैरेटिव स्टडीज़ करना। फैसिलिटेट्स सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज़। मेरे अकाउंट्स कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड हैं, बहुत अच्छे से मैं अपने अकाउंट्स मेंटेन कर रहा हूँ। मेरी सेल क्या आ रही है, मेरा परचेज़ क्या आ रहा है। अच्छा, अब सेल और परचेज़ पे जो मेरे इनपुट और आउटपुट टैक्स लायबिलिटी रेज्ड हो रही हैं, फॉर एग्जांपल मैं सेल्स टैक्स की या जीएसटी की बात कर रहा हूँ, तो अब मुझे प्रॉपर तरीके से उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। वो दिख रहा है मुझे मेरी बुक्स में कि मेरा अप्रैल में 10,000 रुपये पेबल बन रहा है या मेरा 5,000 रुपये इनपुट टैक्स क्रेडिट आ रहा है। मई में जाके मेरा ये फ़ौरन मेरा रिफ़ंड बढ़ गया, जून में आगे मेरा फिर पेबल बन गया। तो ये सिस्टमैटिक जो रिकॉर्डिंग्स के मुझे बेनिफिट्स हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं, अकाउंट्स। अगर अकाउंट्स नहीं होंगे तो मैं इतना एफिशिएंटली, इतना परफेक्टली इस चीज़ को फाइंड नहीं कर पाऊँगा, मेरे पे वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाएगा कि मेरा ये पोजीशन कैसे बनी। भाई सिस्टमैटिकली रिकॉर्डिंग हो रही है ना। अब अचानक से मान लीजिए मैं अगर अपने अकाउंट्स मेंटेन ही नहीं कर रहा, कल को अगर मुझसे कोई भी मेरा पार्टी, मेरा क्लाइंट या कोई भी एनीवन मुझसे पूछता है मेरे अकाउंट्स की टैक्स लायबिलिटीज़ क्या चल रही हैं, भाई अप्रैल में मेरा क्या टैक्स था, मेरा बॉस मुझसे पूछ ले कि भाई क्या टैक्स लायबिलिटी निकल रही है भाई इस मंथ की, क्या जीएसटी में हमारे कितने रिटर्न में कितनी टर्नओवर जा रही है, भाई हमें तो कुछ पता ही नहीं क्योंकि हम अकाउंट ही मेंटेन नहीं कर रहे हैं। और हम जल्दी जल्दी बिल्स को देख रहे हैं, परचेज़ के बिल ढूंढ रहे, भाई वो वाला बिल कहाँ है, वो वाला बिल कहाँ है, भाई वो नहीं मिल रहा मुझे। अगर मुझे इन केस मुझे हार्ड कॉपीज़ एट द टाइम मुझे मिल भी नहीं रही तो मैंने उसको अपनी बुक्स में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, उनमें रिकॉर्ड किया हुआ है। तो मैं जल्दी से जाके अपने अकाउंट्स खोलूँगा, खट देखूँगा, मैं अपना देखूँगा अप्रैल में मेरा आउटपुट टैक्स, सर मेरा टैक्स इतना बन रहा था 5,000 रुपये, मेरा सर जून में मेरा 30,000 रुपये रिफंड बन रहा था। किसकी वजह से? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अकाउंटिंग बेनिफिट्स की वजह से, अकाउंटिंग जो मेरी बुक्स प्रिपेयर्ड हैं उनकी वजह से। तो इस तरह उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। फैसिलिटेट्स सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज़। 6 पॉइंट है फैसिलिटेट्स लोन्स। फ्रेंड्स, जो लोन्स होते हैं वो या तो बैंकर कंपनी को देते हैं। देखिए, अब मुझे ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए ज़रूरत पड़ जाती है लोन्स की,
तो अब मैं लोन्स के लिए जाता हूँ बैंक्स के बाद, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं NBFCs जिन्हें बोलते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वहाँ जाता हूँ, या मैं बैंक के पास जाता हूँ। तो मुझसे सबसे पहले किस चीज़ की डिमांड करेंगे? वो कहेंगे लाइए अपनी बैलेंस शीट लेकर आइए मेरे सामने। भाई अब मेरे अकाउंट्स ही प्रिपेयर नहीं हो रहे हैं तो मैं बैलेंस शीट कहाँ से दिखाऊंगा? वो कहेंगे ITR लाइए। ITR में अपना कंपटीशन, अपना प्रॉफिट एंड लॉस ही प्रिपेयर नहीं है तो मैं कहाँ से दिखा दूंगा अपनी टैक्स लायबिलिटीज़, क्या पोजीशन बन रही थी मेरी? कुछ नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे अकाउंट्स ही मेंटेन नहीं है। बैंक क्या करता है? बैंक हमसे हमारी बैलेंस शीट्स मंगवाएगा 2-3 सालों की, पिछले पूरे फाइनेंशियल्स को एनालाइज करेगा, कंपैरिजन करेगा, क्या ग्रोथ हुई है, क्या नीचे जा रही है कंपनी, मुझे देना चाहिए इसे लोन, नहीं देना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सिर्फ अकाउंटिंग की बेनिफिट्स की वजह से ये चीज़ें भी कामयाब हो पाती हैं। अगर अकाउंट्स नहीं है तो लोन मिलने में भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन हम खुद ही डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। हम ये खुद ही नहीं जानते कि मेरी प्रॉफिटेबिलिटी क्या रही है पिछले 3 सालों में, मेरी सेल का रेशो क्या रहा है, मेरा नेट प्रॉफिट रेशो क्या रहा है मेरे पिछले 3-4 सालों में। भाई मुझे तो इसी साल का नहीं पता चलेगा अगर मेरे अकाउंट्स मेंटेन नहीं है तो ये सारी चीज़ें। तो हमें अकाउंट्स बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एविडेंस इन कोर्ट। हम लोग बिजनेस करते हैं तो कभी कभार हमारी किसी क्लाइंट से, किसी पार्टी से कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई लड़ाई हो जाती है, या कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि हम उससे काम करना बंद कर देते हैं, या हमारा पेमेंट फंसा है उसके पास, या उनका पेमेंट हमारे पास फंसा है, या जो भी प्रॉब्लम है फंस गया। तो अब क्या है कि उसने केस डाल दिया या हमने केस डाल दिया, तो कोर्ट हमें तो बुला लेगा डेट पे, तो वो अपनी पोजीशन लेकर के आएगा, हमारी पोजीशन हम दिखाएंगे कि हमारे अकाउंट। तो वहाँ पे भी हेल्प बहुत मिलती है इन अकाउंटिंग की वजह से, क्योंकि हम सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग्स करते हुए आ रहे हैं। हम ये शो कर सकते हैं अपने अकाउंट्स के थ्रू कि यहाँ हमने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी है, इन्होंने ही पेमेंट देना बंद कर दिया था, या इन्होंने ही हमारे चेक्स को बाउंस किया, या जो भी प्रॉब्लम था। तो ये बहुत हेल्पफुल है अकाउंटिंग। कोर्ट में भी कोर्ट इसको एक वैलिड एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट करता है। 8th इज फैसिलिटेट्स सेल ऑफ बिजनेस। हम अपनी पूरी सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ट्रांजैक्शंस की, पूरे फाइनेंशियल मेंटेन कर रहे हैं, और एक स्टेज पर आकर हम अपना बिजनेस ही सेल आउट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे बहुत हेल्पफुल है हमारे अकाउंट्स हमारी एक्चुअल पोजीशन को दिखाने में, क्योंकि इसकी पूरी एक वैल्यूएशन की जाती है, पूरे बिज़नेस की एसेट्स और लायबिलिटीज़ की पूरी वैल्यूएशन होती है। उसके बाद कहीं जाके बिज़नेस को हम अपना सोल आउट कर पाते हैं, होता है ऐसा। तो वो पूरी वैल्यूएशन होती है उसकी, वो आगे आप इन चीज़ों को जानेंगे। वैल्यूएशन की जाती है, वैसे एसेट्स की वैल्यू निकाली जाती हैं कि मेरी वैल्यू ऑफ एसेट्स क्या निकल रही है एज ऑन डेट, मेरा स्टॉक की पोजीशन क्या निकल रही है, मेरा लायबिलिटीज़ कितनी है, देनदारियाँ कितनी निकल रही हैं, तो उसमें बहुत हेल्पफुल है। लास्ट पॉइंट इज़ 9th पॉइंट इज़ असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंट कहते हैं जब आदमी दिवालिया हो जाता है, इंसॉल्वेंसी की जो हालत हो जाती है। तो अगर हमारे सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स मेंटेन हैं, हमारी पोजीशन सारी एक नंबर में सारी क्लैरिफाई हुई हुई है, हमारे अकाउंट्स हैं, वैलिड बैलेंस शीट्स हैं, तो उसमें शो करना भी हमारे लिए आसान है। अपने आप को इस दायरे में रख कर के मैं अब इंसॉल्वेंट हो गया या कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, तो उसको बुक्स की मदद से भी बहुत हेल्प मिलती है। अब वो केस कोर्ट में भी जा सकता है या जो भी पोजीशन हो, तो बहुत हेल्पफुल है इस केस में भी। 10th पॉइंट इज़ हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। एक पार्टनरशिप के स्टूडेंट्स 5 पार्टनर हैं या 6 पार्टनर हैं या 3 पार्टनर हैं, जो भी हैं, तो अब सब अपना अपना कैपिटल लेकर आते हैं, कैपिटल पूंजी बिज़नेस में लाके बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने के लिए कैपिटल लगाया। कोई एसेट ले आया, भाई कोई कह रहा है मैं कैश दे रहा हूँ, या मैं कह रहा है कि मैं ये वाली एसेट दे रहा हूँ, या कोई कह रहा है कि मैं अपनी बिल्डिंग दे रहा हूँ, कोई कह रहा है नहीं मैं अपनी व्हीकल लगा दूँगा। तो जो भी पार्टनर अपनी अपनी जो है हैसियत के हिसाब से, अपनी एबिलिटी के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से जो भी चीज़ें लेकर आ रहे हैं बिज़नेस में लगाने के लिए, ताकि बिज़नेस हमारा इस्टेब्लिश हो जाए, तो उसका एक प्रॉपर सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। अगर हमें मान लीजिए पार्टनर एडमिशन ऑफ पार्टनर हो रहा है, या पार्टनरशिप ही डिसॉल्व हो रही है, या पार्टनर कंपनी को छोड़ना चाहता है, पार्टनरशिप को ख़त्म करना चाहता है, तो फिर उसकी वैल्यूएशन की जाती है कि इसका कितना पैसा निकल रहा है, या जो भी है कितना हिसाब है। तो उसमें सारी चीज़ों में अकाउंट्स कितना हेल्पफुल है, क्योंकि अकाउंट्स में हम सिस्टमेटिकली सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए तो अकाउंटिंग इन सब चीज़ों के लिए बहुत बेनिफिट है।
तो इस तरह ये आपकी एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग यहाँ फिनिश हो जाती हैं स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। तो पहला पॉइंट, जैसे कि एडवांटेजेस थी वैसे डिसएडवांटेजेस में हर चीज़ की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ तो होती हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो दुनिया में, सबकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं, ऐसा नहीं खाली चीज़ अच्छी है। तो उसकी पहली डिसएडवांटेज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अकाउंटिंग इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट। इसका क्या मतलब है? अकाउंटिंग इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट का मतलब ये है कि जैसे अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं, भाई मुझे किसी चीज़ का प्रॉपर बिल मिला, परचेज़ मिली, मैंने ला के अकाउंटेंट को दे दी, जैसे मैंने आपको बताया, उसने अपनी बुक्स में उसको रिकॉर्ड कर लिया, उसका चेक बना के मुझे दे दिया और वो भी अपनी बुक में रिकॉर्ड कर लिया। भाई ये तो चीज़ है जो हम अकाउंटिंग में अपने रिकॉर्ड कर ली। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जिनको हम रिकॉर्ड एक एग्जैक्टली नहीं कर पाते, मतलब कुछ टेंटेटिवली उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, कुछ एक्सपीरियंस के बिना पे, कुछ मतलब सिचुएशन को देखते हुए, कुछ अंदाज़ों के तौर पे उसको हम बुक करते हैं। वो चीज़ें कैसे क्या हो सकती हैं? जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं डेप्रिसिएशन का। अब हमें किसी करंट एसेट्स पे हमें डेप्रिसिएशन लगाना है एट द एंड ऑफ द ईयर। हमें देखना है कि भाई अब ये मेरी एसेट्स है, ये साल के शुरू में तो 50,000 रुपये की थी, भाई अब वो एट द एंड ऐसा तो नहीं कि वो ऐसी की ऐसी रही, हमने उसे यूज़ भी किया होगा। तो एक चीज़ होती है अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन, जो आप आगे बहुत अच्छे डिटेल में सुनते रहेंगे। अब डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि घिसावट। इसका मीनिंग अगर देखें आप तो डेप्रिसिएशन का मीनिंग है घिसावट से, किसी भी चीज़ पे लगी हुई घिसावट। जैसे कोई फॉर एग्जांपल कोई टू व्हीलर है या व्हीकल है, अब 1 साल पहले मैंने ख़रीदी थी तो उसकी जो कीमत थी वो थी 50,000 रुपये, लेकिन अब मैंने उसे 1 साल यूज़ किया तो एक यूज़ करने पे उसके ऊपर एक घिसावट लग गई, उसकी वैल्यू में कमी आती है। तो उसको हम देखना होता है हमें कि जब हम उसका वैल्यूएशन करते हैं तो कुछ एस्टिमेटेड लाइफ के तौर पे हम उसका डेप्रिसिएशन भी लगाते हैं। तो वो उस चीज़ को यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अकाउंटिंग जो है वो फुल्ली एग्जैक्ट तो नहीं है, कहीं कहीं हमें कुछ टेंटेटिवली चीज़ों को भी देखना पड़ता है। जैसे कि अभी ये एग्जांपल दिया मैंने आपको डेप्रिसिएशन का, तो एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ देखी जाती है कि हमने इसको कितना यूज़ किया है। भाई व्हाट वाज द डेट टू पुट टू यूज़ दिस एसेट्स, हमें नहीं पता है, हम देखेंगे या हम कुछ अंदाज़ों के तौर पे भी कभी कभार उनकी एडिशंस डाल देते हैं, तो ये फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है, इसके कहने का मतलब ये। सेकंड पॉइंट हम ले सकते हैं जैसे पॉसिबिलिटीज़ ऑफ बैड डेट्स। अब ये बैड डेट्स क्या होते हैं? जो हमारे डेटर्स हैं, डेटर्स कौन है? डेटर्स जिनसे हमें पैसा लेना है, हमने जिन्हें सेल की थी, सर्विसेज रेंडर्ड की थी, या सेल जिनको हमने की थी, सेल ऑफ प्रोडक्ट, उनसे हमें पैसा जो लेना है। तो अब उस पैसा जो लेना, अब उसमें कुछ ऐसे होते हैं कि 10 में से 5 डेटर्स हमारे बैड हो गए, हमें लग रहा है कि ये पैसा नहीं देंगे यार, ये पैसे मर गए, उनमें से कुछ इंसॉल्वेंट हो गए, तो हम उनका प्रोविज़न करते हैं। वो कैसे? अंदाज़ों की बिना पे किया जाता है। एक टेंटेटिवली हम एक फिगर आउट कर देते हैं कि ये हमारे प्रोविज़न ऑफ बैड डेट्स हैं, तो वो एक पॉसिबिलिटीज़ है ऑफ डाउटफुल डेट्स की। एक पॉइंट हम ले सकते हैं आपका स्टॉक मार्केट वैल्यू के हिसाब से स्टॉक की कैलकुलेशन और उसकी जो डिटेल बनाई जा रही है, क्लोजिंग स्टॉक लिया जा रहा है हमारा, वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा कितना फिजिकल पड़ा हुआ है वो हो जाता है। देखिए कभी कभार इंसान को कुछ फिगर्स को अपने अंदाज़ों से भी लेना पड़ता है, तो यहाँ ये बात इसीलिए कही गई है कि अकाउंटिंग इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट। सेकेंड पॉइंट इज़ अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब बैलेंस शीट में जो हमारी टोटल एसेट्स हैं, अब वो सारी कैश में तो रिलीज़ नहीं हो सकती, कैश में कन्वर्ट सारी नहीं हो सकती। अब कुछ एसेट्स ऐसी हैं जो हमें बेचने के लिए हमने नहीं रखी हैं, जैसे कि लैंड है, भाई उस पर तो अब हमारी कंपनी काम करेगी ना, बिल्डिंग है काम करेगी, तो दैट इज़ नॉट फॉर सेल। कोई कार है हमारी, व्हीकल है जो कंपनी के यूज़ में है, तो दैट इज़ नॉट फॉर सेल। तो इसको इसीलिए कहा गया है कि सारी वैल्यू को रियलाइजेबल नहीं है, डज नॉट इंडिकेट द रियलाइजेबल वैल्यू। सारी चीज़ों को वो रिलीज़ करके नहीं दिखा सकती कैश में। ओके, थर्ड पॉइंट इज अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। ऐसा क्यों कहा गया? अब मेरी एक कंपनी चल रही है ABC लिमिटेड, अब वहाँ पे 50 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उसमें से 30 बहुत अच्छा काम करते हैं और 20 बहुत बुरा काम करते हैं, या काम चोर हैं, या टाइम काटने आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और 30 से मैं बहुत अच्छा आउटपुट निकाल रहा हूँ अपनी कंपनी का और बहुत खुश हूँ, उनका मैं बोनस भी बहुत अच्छा करूँगा।
तो अब ये जो पोजीशन है कि अब मेरी प्रॉफिटेबिलिटी 10,000 या 5,000 या 2 लाख या 3 लाख बढ़ रही है, तो अब मैं इस चीज़ को इस तरह डिस्क्राइब नहीं कर सकता अकाउंट्स में कि मेरे तो 30 ही एम्प्लॉयज़ मेरे बढ़िया हैं और इन्हीं की वजह से मेरा प्रॉफिट इतना ऊपर जा रहा है, ऐसा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो यहाँ क्या एक डिसएडवांटेज हो गई अकाउंटिंग की कि अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। उन 30 एम्प्लॉयज़ की अच्छाई नहीं कर सकती जिनकी वजह से मेरी प्रॉफिटेबिलिटी ऊपर गई है, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। मुझे पता है कि मेरे 30 बंदे बहुत काम के हैं, लेकिन ये 20 काम चोर हैं, इनका मैं कुछ करूँगा, तो इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। अब जो मेरे मार्केट में रिलेशंस हैं, 50 दुकानदारों से बहुत अच्छे हैं, 25 से ठीक हैं, 25 से बहुत ही बकवास हैं, ख़त्म करने वाला हूँ मैं अपनी डीलिंग उनसे। तो इस चीज़ को इग्नोर करती है। जो मेरे और क्लाइंट से रिलेशंस हैं या सोशल मेरे जो भी रिलेशंस हैं, किसी से पेमेंट आ गई, चल कोई नहीं 20 दिन बाद आ जाएगी, तो इन सब चीज़ों को मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो अकाउंटिंग क्या कर रही है, इसको इग्नोर कर रही है। फोर्थ पॉइंट इज़ अकाउंटिंग इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। इसी तरह से जो प्राइस के लेवल्स में चेंजेस आते हैं, अब मैंने माल 50 रुपये के रेट के हिसाब से अपना रॉ मटेरियल ख़रीदा था 2 महीने पहले, अब 15 दिन बाद उसका रेट 55 रुपये हो गया, 60 रुपये हो गया, फिर 50 हो गया, फिर 72 हो गया। तो ये जो ऊपर नीचे इसकी चीज़ें हो रही हैं, ये जो प्राइस लेवल में चेंजेस आ रहे हैं, इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता, तो अकाउंटिंग इसको भी इग्नोर कर रही है। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अकाउंटिंग डिस्क्राइब नहीं कर सकती, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके बिना हम चल नहीं सकते। तो ऐसे ही हर चीज़ की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होती हैं। तो मैं वही आज आपको समझाने की कोशिश करिए कि अकाउंटिंग की डिसएडवांटेजेस क्या हैं। अकाउंटिंग इज़ नॉट फुली एग्जैक्ट। सेकंड इज़ अकाउंटिंग डज नॉट इंडिकेट रियलाइजेबल वैल्यू। अकाउंटिंग इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग का बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।